चलिए अलसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ से प्राप्त करते हैं। अलसी को अपन क्या बोलते हैं? लिनसीड, जिसका वानस्पतिक नाम है लाइनम यूसी टेसिसिमम। क्या नाम है? लाइनम यूसी टेसिसिमम। इसका जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला दोनों का ही बॉटनिकल नेम, कुल और उत्पत्ति, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसका कुल क्या है? लाइनेसी। जैसे लाइनम किसका है, किससे लिया गया? लिनसीड, लिनसीड से क्या बना? लाइनेसी। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिमी एशिया में। तो कुछ विद्वान इसका दक्षिण पश्चिमी एशिया में जो बताते हैं वो अफगानिस्तान को बताते हैं, लेकिन जो मूलतः है वो कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण पश्चिम एशिया का क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 30। कितनी होती है? 30। और पुष्पक्रम होता है इसका रेसीम। किस प्रकार का पुष्पक्रम कहलाता है? रेसीम प्रकार का पुष्पक्रम इसका कहलाता है। इसका फल का प्रकार जो है क्या है? कैप्सूल इसके फल के प्रकार को कहा जाता है। ठीक है, कैप्सूल किसका और किसका कहा जाता है? अरंडी का। ठीक है, तो इनके जो फल के प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अब जो विश्व में अपन बात करें, अलसी की खेती किसके लिए की जाती है? तेल व रेशा उत्पादन के लिए की जाती है। तेल और रेशा। ठीक है, तो मुख्यतः इसका जो तेल है वो वैसे खाद्य तेल के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है, जो कि हृदय रोगियों के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता और अलसी के तेल में दुर्गंध उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे बताऊंगा। बाकी जो इसका जो रेशा उत्पादन किया जाता है, तो इसके रेशे को क्या कहा जाता है? फ्लैक्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अलसी के रेशे को क्या बोलते हैं? फ्लैक्स। जिससे किस प्रकार का रेशा प्राप्त होता है? लीनेन। लीनेन बनाने का, जो लीनेन आप बोलते हो ना, टी शर्ट शर्ट आती हैं, ठीक है, वो अलसी के रेशा या फ्लैक्स से प्राप्त की जाती हैं। तो कौन सा रेशा बनाया जाता है? लीनेन रेशा प्राप्त किया जाता है। भारत में अगर क्षेत्रफल व उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन इसका एमपी राज्य में होता है। कहाँ पर होता है? एमपी राज्य में। और राजस्थान में बात की जाती है तो यहाँ का क्षेत्रफल उत्पादन टोंक जिले में सर्वाधिक है। ठीक है, तो ये इसका तो सामान्य वर्गीकरण है। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट महत्व की। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है वो है तेल की मात्रा। अलसी में तेल की मात्रा 33 से 47% तक पाई जाती है, जिसमें प्रोटीन 20 से 3% होता है। लेकिन ये क्या होता है? अखाद्य होता है। ठीक है, इसको या इसके तेल को खाद्य के रूप में या खाद्य के रूप में या आप कई भोज्य पदार्थ के रूप में बनाने के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। रेशा जो पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? 4.8%। CHO कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 29%। बात करें इसकी खली, इसकी खली को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके रूप में उपयोग करते हैं? खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन तो 5% पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है 1.4% और पोटेशियम पाया जाता है 1.8%। ठीक है, तो ये कार्बनिक खाद के रूप में या खली के रूप में जिसका खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसका जो तेल है, देखो अब मैंने पहले ही बताया, जिसमें क्या पाया जाता है? लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल की अधिक मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण हृदय रोगियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इसको खाने में तेल में दुर्गंध भी आती है, इसलिए इसका उपयोग नहीं कर सकते और जल्दी ख़राब हो जाता है। फिर दूसरी बात करते हैं कि इसके तेल का क्या उपयोग होता है। तो इसके तेल का जो उपयोग किया जाता है, जैसे स्याही बनाने में, पेन की स्याही हो गया, वार्निश पेंट वगैरह बनाने में, और जितने भी लुब्रिकेंट हैं जैसे ग्रीस हो गया और अन्य लुब्रिकेंटों को या उनमें मिक्सिंग करने के काम किसका तेल लिया जाता है? अलसी का तेल लिया जाता है। नेक्स्ट जलवायु की बात करते हैं। तो कौन सी जलवायु का पौधा है? अलसी रबी सीजन में उगाई जाने वाली स्वपरागित लॉन्ग डे प्लांट व शीतरी फसल है। कौन सी है? स्वपरागित, शीतरी और लॉन्ग डे प्लांट है। इसके अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है, लेकिन इसके बीज बनते समय तापमान की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि इसके बीज बनते समय तापमान कम होना आवश्यक है। कितना होता है? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। किसके लिए?
बीज बनते समय, किसका? अलसी का। मृदा की बात करें तो इसको भारी व मध्यम उपजाऊ मृदा, जो कि भारी दोमट व मध्यम उपजाऊ दोमट मृदा, इसमें इसको आसानी से उगाया जा सकता है, जिसका पीएच कितना होता है? लगभग न्यूट्रल पीएच, उदासीन पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होता है, उपयुक्त मानी जाती है। इसमें उर्वरकों की अगर अपन बात करें तो अलसी में नाइट्रोजन की मात्रा, देखो ये सिंचित क्षेत्रों में है, थोड़ा असिंचित क्षेत्रों में यहाँ पर नाइट्रोजन की कम मात्रा दी जाती है, ठीक है। सिंचित क्षेत्रों में 80 से 90 किलोग्राम नाइट्रोजन दी जाती है, और असिंचित क्षेत्रों में जो है नाइट्रोजन दी जाती है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, असिंचित क्षेत्रों में नाइट्रोजन जो दी जाती है वो दी जाती है 20 से 30 किलोग्राम। कितनी देते हैं? 20 से 30 किलोग्राम। सिंचित क्षेत्रों में 30 से 40 किलोग्राम दी जाती है। यहाँ पर पोटेशियम दी जाती है 15 से 20 किलोग्राम। कितनी? 15 से 20 किलोग्राम। फॉस्फोरस यहाँ पर 30 किलोग्राम दी जाती है। तो असिंचित क्षेत्रों में कितनी दी जाती है? सॉरी, NPK, ठीक है। यहाँ पर दी जाती है 10 से 15 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टेयर दी जाती है, ठीक है। इतना अंतर है। क्यों देते हैं? क्योंकि इनके लिए पानी की आवश्यकता होती है, इनके विलयन में या मृदा में घुलने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए कम मात्रा में उर्वरक असिंचित क्षेत्रों में अलसी में दिए जाते हैं। लेकिन इसके तेल के में गुणवत्ता या सही मात्रा में बनाने के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा बुवाई के समय दी जाती है। लगभग 375 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई पूर्व मृदा में मिश्रित किया जाता है, ठीक है। देख लीजिए, लिखा हुआ है 375 किलोग्राम बुवाई से पूर्व जिप्सम की मात्रा दी जाती है। आगे अपन चलते हैं, बीज दर। इसका बीज दर भी आपको पूछा गया है और आगे भी कई एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। जैसे सामान्य बीज दर कितनी होती है? तो सामान्य बीज दर होती है 15 से 20 किलोग्राम। सामान्य आकार के जो बीज होते हैं इसके, उनकी बीज दर होती है 15 से 20 किलोग्राम। लेकिन कुछ किस्मों में इसके बीजों का आकार बड़ा होता है, बड़े आकार वाली बीज की किस्में, जिनकी बीज दर होती है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जिनके लिए R/P, पंक्ति से पंक्ति व पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? 30 × 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। और बीज की गहराई कितनी रखते हैं? 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में बीज को बोया जाता है, ठीक है। तो गहराई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो बीज का जो बुवाई का समय है वो कितना होता है? लास्ट सितंबर से लेके अक्टूबर के माह में इसकी बुवाई की जाती है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि सितंबर का जो अंतिम सप्ताह होता है उससे लेके और पूरे अक्टूबर में आप इसको बुवाई कर सकते हैं। जिसकी प्रमुख किस्में बुवाई हेतु जो अपनाई जाती हैं वो हैं चंबल, जवार 17, जवार 23, त्रिवेणी, गौरव, किरण, सिका, कार्तिक। ये सारी जो नीलम, जीवन, हीरा, मुक्ता और एक और कौन सी है? गरिमा एंड RL 10271। ये किस्में प्रमुख किस्में हैं जो कि उन उचित उत्पादन हेतु उगाई जाती हैं, ठीक है। इनमें से भी कई जो किस्में हैं जैसे त्रिवेणी है, ठीक है, चंबल है, जवार 23, ये किस्मों को ज़्यादा पूछा जाता है। जीवन भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो इसमें से 2-4 किस्में अगर पूछ लें तो आप बता सको। आगे बात करते हैं जो खरपतवार नियंत्रण। अब मैंने खरपतवार नियंत्रण आपको क्या बताया था? सूरजमुखी में उसी के समान खरपतवार नियंत्रण अपनाया जाता है। रबी की फसल है तो लगभग रबी के जितने भी खरपतवार हैं उनका प्रकोप इसमें भी होता है। नियंत्रण के लिए फ्लूक्लोरेलिन या पेंडिमिथालिन दोनों की 0.5 से 1 किलोग्राम मात्रा सक्रिय तत्व मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग की जाती है, ठीक है। तो वही आपको जो तिलहन या दलहन फसलों के लिए उपयोग करते हैं अपन, वो यहाँ पर खरपतवार नियंत्रण में लिया जाता है। फिर अपन बात करते हैं इसका एक रोग आ जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि देखो पीजी में भी कई बार पूछा गया है, पीजी में बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट क्यों है? ये कौन सा है? रोली रोग या गेरुई रोग। जो रोली रोग है, जैसे अपन ने गेहूं में पढ़ा था, गेहूं में 3 रोली रोग पढ़े थे, और इसमें जो रोली रोग है उसमें एक अंतर है। ये जो रोली रोग है वो अपना जीवन काल केवल एक ही पौधे पर कंप्लीट कर लेता है। किस पे करता है? एक ही पौधे पर। लेकिन गेहूं का जो रोली रोग है उसको जीवन काल कंप्लीट करने के लिए 2 प्लांटों की आवश्यकता होती है।
ठीक है, तब जाके वो अपना जीवन चक्र पूर्ण कर पाता है। लेकिन जो रस्ट किसका है, अलसी का जो रस्ट है उसको अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए केवल एक ही परपोषी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एकल पोषी रस्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एकल पोषी या मोनोसियस रस्ट, जिसका मतलब होता है कि ऐसा रोग या कवक जो अपना जीवन काल केवल एक ही फसल पर पूर्ण करता हो या केवल एक ही परपोषी पर पूर्ण करता हो। तो इस तरीके से जो अलसी का रस्ट है वो कौन सा है, मोनोसियस है या डायोसियस है या दूसरा, ठीक है। तो ये कौन सा, एकल पोषी, याद रखना क्यों है, क्योंकि ये एक ही फसल पर प्रभाव डालता है, ऐसे याद कर लेना। कवक कौन सा है, कवक का नाम है मेलम सोरालिनी। क्या नाम है, मेलम सोरालिनी। मैंने रस्ट रोगों के लिए आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। अगर किसी फसल में रस्टों का प्रकोप होता है तो उनके नियंत्रण के लिए अपन बीज उपचार करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, प्लांटावैक्स द्वारा बीज उपचार किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो रोग आता है उकठा रोग, विल्ट। विल्ट क्या होता है, सूखा रोग होता है। देखो, जब मृदा के साथ में अधिक नमी में तने का संपर्क होता है तो उसके साथ साथ प्रकोप इसका बढ़ जाता है। धीरे धीरे पूरी फसल में इसका प्रकोप हो जाता है और पूरी फसल झुलसी हुई नज़र आ जाती है। इस कारण किसके कारण होता है, ये भी कवक के कारण होता है, जिसका नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम पैथोवार लिनी। क्या नाम है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम पैथोवार लिनी, जिसका नियंत्रण किया जाता है मैनकोजेब के 0.2% छिड़काव द्वारा। इसके अलावा एक रोग और लगता है जिसको छाछिया रोग कहा जाता है या पाउडरी मिल्ड्यू आप कह सकते हो, ठीक है, या चूर्णी लासिता इसको कह सकते हो, जिसके कारण पत्तियां पुष्पों पर क्या बन जाता है, सफ़ेद कलर का चूर्ण। का नाम है ऊडियम लीनी, ठीक है, कवक का क्या नाम, ऊडियम लीनी, जिसके लिए आपको बता दिया पहले से ही, सल्फर डस्ट ले सकते हो, केरातिन ले सकते हो या कैलेक्सिन, इनमें से कोई सा भी कवकनाशी का आप उपयोग कर सकते हैं। किसके लिए, छाछिया रोग के नियंत्रण के लिए। आगे अपन बात करते हैं कीट की। तो जो कीट मैंने आपको बताया, देखो सेमीलूपर, लगभग सेमीलूपर जो कीट है वो सभी तिलहन फसलों में प्रभाव डालता है, ठीक है। क्या नाम है उसका, लेफिग्मा एक्जिगुआ। दूसरा जो कीट है गोलमाइट। गोलमाइट जिसका इम्पोर्टेंट कीट है, जिसका नाम है डेसाइन्यूरालिनी। क्या नाम है, जिनके नियंत्रण के लिए मेलाथियान 0.2% छिड़काव से या 0.2% की मात्रा का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। जिनकी जो बीज की उपज है वो कितनी आती है, 15 से 20 किलोग्राम। अब इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। पहला तो आपको देखो, रस्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है। और कहाँ से क्वेश्चन आता है इसमें, देखो एक क्वेश्चन पूछी जा सकती है जो मैं हाईलाइट कर चुका हूँ। तीसरा, बीज दर से इसका क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अगर ऐसे भी पूछ लेंगे बड़े आकार वाली किस्मों की बीज दर कितनी होती है तो वो भी याद कर सकते हो आप। और कुछ क्वेश्चन अगर इसमें से आता है तो लगभग देखो, यहाँ से तो कोई क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बनता। इसमें तेल की मात्रा पूछी जा सकती है और प्रोटीन की मात्रा भी इसमें पूछ सकते हैं, तो ये भी आप याद कर सकते हो। कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण ये अनुपयोगी होता है, तो लिनोलेनिक अम्ल के कारण ये अनुपयोगी होता है, ये भी याद कर सकते हो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जो वर्गीकरण से आपको मैंने बताए हैं वो आप इसमें याद कर सकते हो, ये जो पहला वर्गीकरण आपको बताया, ठीक है। ये तो छोटी सी फसल हुई आपकी अलसी, ठीक है। यहाँ से आपकी फसल समाप्त होती हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ाई हैं तिलहन फसलें, कौन सी, तिलहन फसलें। कितनी फसलें हो गई आपके सिलेबस में, कितनी तिलहन फसलें हैं, 7, ठीक है। सोयाबीन को मिलाएं तो 8 हो जाएंगी, क्योंकि सोयाबीन दलहन और तिलहन दोनों में आती है, ठीक है। तो ये 7 आपकी तिलहन फसल मैंने आज कंप्लीट करवा दी हैं। इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट चारे वाली फसलों पर, ठीक है। चारे वाली फसलों में कौन सी फसल, सबसे पहले अपन लेते हैं जई के। गेहूँ और जौ और जई, कभी आपने नाम सुना होगा तो जोड़े में ही बोला जाता है। इसका मतलब यह है गेहूँ को भी रबी में उगाते हैं, जौ को भी रबी में उगाते हैं और जई को भी रबी में उगाया जाता है। तीनों की तीनों क्या हैं, स्वपरागित हैं। तीनों की तीनों क्या हैं, C3 प्लांट हैं। ये चीज़ याद रखना।
और तीनों के लिए समान मृदा, जलवायु, ठीक है, इन सब की आवश्यकता होती है। कुछ रोग और कीट इनके भी लगभग समान होते हैं, ठीक है। तो आज बात करते हैं जेई की आगे। देखो बॉटनिकल नेम या बॉटनिकली इसको किस नाम से जाना जाता है, एवेना सेटाइवा, जो कि होती है हेक्साप्लॉइड, षटगुणित, मतलब गुणसूत्रों की संख्या जो पाई जाती है 42, क्योंकि इसकी और भी प्रजाति हैं, जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ अन्य प्रजातियों के बारे में हैं। डिप्लॉइड प्रजाति में गुणसूत्र पाए जाते हैं 14, जैसे गेहूँ में भी 14 होते हैं। इसकी टेट्राप्लॉइड प्रजाति एविना स्टिगोसा, देखो डिप्लॉइड कौन सी है, एविना ब्रेविस, ठीक है, उसमें कितने होते हैं, 14। टेट्राप्लॉइड हो सकता है आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लें एग्जाम में कि जो जई की टेट्राप्लॉइड प्रजाति है उसका वानस्पतिक नाम क्या है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी तक पूछा नहीं गया है छोटे एग्जामों में, लेकिन आगे हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आप एक्स्ट्रा में इनको याद कर सकते हो। तो टेट्राप्लॉइड का क्या नाम है, एविना स्टिगोसा। कितने गुणसूत्र हैं, जैसे गेहूं में होते हैं 28। इसी प्रकार हेक्साप्लॉइड कौन कौन सी हैं, एविना फेटुआ और एविना सेटाइवा, ये दोनों क्या हैं, हेक्साप्लॉइड प्रजातियां हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 42 होती है, जिनको षटगुणित भी कहा जाता है। इसका कुल कौन सा है, ग्रैमनी, जिसका दूसरा नाम पोएसी भी है, और इसके उपकुल का नाम पेपोलिनेसी, सॉरी पेपोलिनेसी नहीं, उपकुल, उपकुल क्या नाम है, पोएसी। पेपोलिनेसी तो किसका हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी का, ठीक है। तो इसका जो ग्रैमनी और उपकुल कौन सा है, सॉरी उपकुल कौन सा है, पोएसी। बात करते हैं अब उत्पत्ति स्थान की। तो उत्पत्ति स्थान का देखो इसमें कोई कन्फर्म मतभेद नहीं है ये वैज्ञानिकों के, इसलिए जो माना जाता है वो एशिया माइनर क्षेत्र माना जाता है। और एशिया माइनर क्षेत्र में कुछ वैज्ञानिक इसका जो बताते हैं कि जई जो प्रमुख रूप से भारत की फसल थी और भारत में ही उगाई जाती थी। तो लगभग आप याद रखना एशिया माइनर में कहाँ पर इसका है, भारत में, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या जो आपको मैंने बताई दी है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपन महत्व की। तो महत्व के लिए देखो अब ये चारे वाली फसल है, तो इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको थोड़ी बहुत प्रोटीन मिल जाएगी, क्योंकि धान्य फसलों में एक तरह से चारे वाली की फसल आती है, ग्रैमनी कुल में आती है, तो लगभग वही धान्य फसलों में जो प्रोटीन पाई जाती है उसी के समान प्रोटीन पाई जाती है, 10 से 12%। लेकिन इसमें विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, या अन्य धान्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाया जाता है। अन्य धान्य फसल है ना, उनकी अपेक्षा इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन B1, जिसका नाम क्या है, थायमीन, वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जलवायु की बात करें तो रबी सीजन में उगाई जाती है। रबी सीजन में किस प्रकार की जलवायु होती है वो आप लोगों को पता ही है, ठंडी जलवायु होती है, लेकिन इसके लिए ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसका औसत तापमान कितना होना चाहिए, 20 से 25। शायद आपको मैंने पिछली क्लासों में एक जगह लिखा रखा होगा, ठीक है। तो वो तापमान आप एक तरह से सभी फसलों को मापदंड के रूप में याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो तापमान तो मैंने फसलों में भी लिखाया है और वैसे भी लिखा रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट किसी में अंकुरण का पूछ लें, जैसे गेहूं में पूछा जाता है। इसी प्रकार आगे बात करते हैं, देखो रबी ऋतु का शीतऋतु और स्वपरागित फसल है। ठंडी व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, उसका तापमान 20 से 25 डिग्री औसत तापमान होता है। मृदा किस प्रकार की होती है, हल्की दोमट से लेकर भारी दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन नमी की व्यवस्था होने पर या नमी होने पर अम्लीय एवं क्षारीय मृदाओं में भी इसको उगाया जा सकता है, ठीक है। किस मृदाओं में, अम्लीय क्षारीय मृदाओं में, लगभग 5.5 से 8 pH वाली मृदाओं में भी इसको आसानी से उगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या होना चाहिए, मृदा में उचित नमी उपलब्ध होनी आवश्यक है। कैसी मृदाओं के लिए, अम्लीय एवं क्षारीय मृदाओं के लिए। अब बात करते हैं, देखो चारे वाली फसलों में सिंचाई की बात आती है। अपन और फसलों में तो क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर सिंचाई करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, देखो चारे के लिए बार बार की है, जैसे पिछले क्लास में एक मटर की क्लास में भी अपना क्वेश्चन उठा था, है ना। तो वो फली वाली जब हम सब्जी के रूप में लेते हैं तो जैसे जब तुड़ाई करते हैं तो हल्की सिंचाई उसमें भी करती रहनी पड़ती है, लेकिन बीज उत्पादन में ऐसा नहीं किया जाता। सिंचाई की बात करें तो फसल में पहली सिंचाई कब करते हैं, बुवाई के 25 दिन बाद। कब करते हैं, 25 दिन बाद। इसके बाद की जो सिंचाइयाँ करते हैं वो कब करते हैं,
15 से 20 दिनों के अंतराल में। कितनी करते हैं? 15 से 20 दिनों के अंतराल में। और इसकी 3 जो कटाई की जाती हैं, लगभग तीनों कटाइयों के बाद सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया सिंचाई। तो आपको क्वेश्चन अगर पूछ लें जेई में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, तो पहली सिंचाई बुवाई के 25 दिन बाद करनी आवश्यक है। जैसे जेई भी है, गेहूँ भी है, अपन गेहूँ की बात करें तो उसमें CRI स्टेज 21 दिन बाद आती है। उसी प्रकार लगभग इसमें जो कल्ले निकलते हैं वो 25 दिनों के बाद हैं, जो कि इसकी क्रांतिक अवस्था भी अपन मान सकते हैं। अगर जेई का बीज उत्पादन में अगर अपन ने बीज के लिए उत्पादन किया है तो उसकी जो क्रांतिक अवस्था है सिंचाई हेतु, वो देखो, एक तो कल्ले फूटते समय और दूसरा क्या है, दाना बनते समय। ये 2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उचित उत्पादन हेतु कुछ खाद और उर्वरकों की आवश्यकता होती है, जो कि किस अनुपात में दिए जाते हैं। नाइट्रोजन को 80 किलोग्राम मात्रा में दिया जाता है, फास्फोरस की 30 से 40 किलोग्राम मात्रा दी जाती है और पोटेशियम की 20 से 30 किलोग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर क्षेत्र के उत्पादन हेतु दी जाती है। ठीक है, चलिए क्लियर है ये तो। क्योंकि सुपरवाइजर में NP पूछा गया था राजमा का, तो हो सकता है किसी फसल का भी पूछ लें। ठीक है, तो ये आप लगभग याद कर लेना। इनके लिए आपको याद करने का एक तरीका है, जो आइडल अनुपात मैंने आपको बताया है, तो उससे थोड़ा सा आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, लेकिन राजमा का जो पिछले बार पूछा था उसमें कई लोगों का गलत हुआ था। दलहनी फसल मानकर उनमें क्या कर दिया, कम मात्रा में नाइट्रोजन करे आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे कुछ अपवाद हैं, उनको स्पेशल याद रखना है। राजमा सिलेबस में है नहीं, फिर भी उसका क्वेश्चन पूछा जा चुका था, इसलिए इन अपवादों के क्वेश्चन ऐसे कहीं पे भी अपवाद जो मैंने लिखाए हों या कहीं भी दे रखे हों, उन पर विशेष ध्यान देना है। आगे बात करते हैं बीज दर की। तो जेई की जो बीज दर होती है वो कितनी होती है, 85 से 100 किलोग्राम। कितनी होती है, 85 से 100 किलोग्राम। लेकिन अगर चारे के लिए उगाया जाता है तो 100 किलोग्राम बीज ही हमें बुवाई हेतु उपयोग करना चाहिए। कितना करना चाहिए, 100 किलोग्राम बीज बुवाई के लिए उपयोग करते हैं, जिसके लिए पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी 20 × 5 सेंटीमीटर रखते हैं। ये दूरी चारे वाली फसलों में मुख्यतः अपनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि प्लांट को अपन क्या करते हैं, चारे के रूप में उपयोग करना है, न कि बीज के रूप में, इसलिए प्लांट की डिस्टेंस इसमें कम की जा सकती है। ठीक है, जैसे हमने किन्हीं कारणों से रबी की फसल नहीं उगा पाए तो क्या कर सकते हैं, चारे की फसल भी लगा दो ताकि चारा मिल जाए, या फिर शहर की जो पास वाली ज़मीनें हैं उनमें चारा लगा देने से शहर में चारा भी बिक जाता है, बेचकर भी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो इसकी लेट सोइंग अपन कर सकते हैं, जिसकी कौन कौन सी प्रमुख किस्में हैं। देखिए किस्मों की बात करें तो केंट है, अल्जीरिया 19 है, OS6 है, कॉचमैन है, बंकर 10 है, और इसके अलावा देखिए कौन कौन सी किस्में हैं, NP, तो ये इसकी क्या है, प्रमुख किस्में हैं जो कि जेई के उत्पादन हेतु उपयोग की जाती हैं। नेक्स्ट बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो इसका जो प्रमुख खरपतवार है वो कौन सा है, जंगली जेई। खूब पढ़ा होगा आपने। ठीक है, जंगली जेई है बिना फटुआ कौन सा होता है, अभी मैंने बताया कौन सा होता है, एक्जाफ्लॉइड होता है, क्या होता है, एक्जाफ्लॉइड होता है। 42 नंबर या 42 क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। तो इसका जो प्रमुख क्या है, खरपतवार है। ठीक है, इसके अलावा जो रबी सीजन के जैसे गेहूँ सा भी आ जाता है, इसमें कृष्ण नील रणकुरी भी आ जाते हैं, बथुआ खरबथुआ, ये प्रमुख है खरपतवार, जिनके नियंत्रण के लिए क्या उपयोग करते हैं, 2,4-D। जो गेहूँ में हम खरपतवार नाशी उपयोग करते हैं वो गेहूँ, जौ और जई में उपयोग किए जाते हैं। तो 2,4-D की 0.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जाता है। अगर इसमें जैसे गेहूँ सा आ गया तो उसके नियंत्रण के लिए हम आइसोप्रोट्यूरान भी उपयोग कर सकते हैं, जिसकी 450 से 650 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जा सकता है। अब इसमें रोग देखो, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, रोग क्या है, इसमें जो रोग लगते हैं वो रस्ट रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो रस्ट कौन से हैं, जो मैंने आपको गेहूँ में बताए थे, तो गेहूँ में कौन कौन से लगते हैं,
काला रस्ट, ठीक है, भूरा रस्ट, और नंबर 3 पे लगता है पीला रस्ट। ये 3 रस्ट किससे होते हैं? तीनों की तीनों कवक से। कवकों का नाम पता है आपको? मैं बता देता हूँ। काला किससे लगता है? पक्सीनिया ग्रैमिनीस वैरायटी ट्रिटिसाई, ठीक है, ये तो आपने गेहूं में पढ़े होंगे, लिखा रखे हैं। भूरा लगता है पक्सीनिया रिकॉन्डेटा, और पीला लगता है पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। इनके नियंत्रण के लिए बीज उपचार किसके द्वारा किया जाता है? प्लांटावैक्स से। और खड़ी फसल में अगर अधिक प्रकोप होता है तो मैनकोजेब या कार्बनडाजिम की 0.2 से 3% मात्रा का छिड़काव कर सकते हैं। इसमें एक जो प्रमुख रोग कीट लगता है वो है दीमक, और दीमक का आपको नाम पता ही होगा, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। और दीमक के नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है? क्लोरोफाइरिफॉस, या तो बीज उपचार कर लो क्लोरोफाइरिफॉस से, या क्लोरोफाइरिफॉस की 450 ml मात्रा सिंचाई जल के साथ दी जाती है, ठीक है। तो ये इसका प्रमुख कीट है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट कटाई की। तो इसमें कितनी कटाई की जाती हैं? प्रमुख रूप से 3 कटाई की जाती हैं। जो पहली कटाई करते हैं 50% फूल आने की अवस्था पर करते हैं, और वो कब आती है? बुवाई के 50 से 55 दिन बाद। दूसरी कटाई कब करते हैं? पहली कटाई के 30 से 35 दिन बाद। तीसरी कटाई कब करते हैं? तीसरी कटाई कब की जाती है? दूसरी कटाई के 30 से 35 दिन बाद। और तीसरी कटाई कब करते हैं? जब दाना लगभग बनकर तैयार हो जाता है तो उस टाइम कटाई भी कर लेते हैं, और दाने को भी अलग कर लिया जाता है। तो कटाई और दाना साथ साथ तीसरी कटाई में किए जाते हैं, ठीक है। तो सिंचाई भी हमें कटाई करते हैं तब हर बार सिंचाई करनी पड़ती है। जिनसे जो उपज प्राप्त होती है वो हरा चारा कितना मिलता है? 400 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमें हरा चारा प्राप्त होता है। दाने की बात करें, अगर हम जई को दाने के रूप में उगाते हैं तो 25 से 30 क्विंटल दाना इसका प्राप्त हो जाता है, ठीक है। कितना? 25 से 30 क्विंटल। और दाने के साथ साथ में भूसा भी प्राप्त होता है, जो कि 45 से 50 क्विंटल के आसपास भूसा प्राप्त होता है। अब आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट 2 फसलों की, जो प्रमुख फसलें हैं अपनी। कौन कौन सी हैं? रेजिका और बरसीम। ये तो हो गया जई। जई का ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक तो आए नहीं, फिर भी मैंने आपको जो मेजर मुख्य जो पॉइंट हैं वो बता चुका हूँ। अब अपन आगे नेक्स्ट क्रॉप जो लेते हैं, कौन सी है? बरसीम। देखो, बरसीम को इजिप्टियन क्लोवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इजिप्टियन क्लोवर। इजिप्टियन क्लोवर। पीडीएफ मिल जाएगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है लिखने के लिए। लिखना हो तो लिख लो यहाँ पर जितना लिख पाओ, ठीक है। बाकी पीडीएफ तो मिलेगा ही सही। बरसीम को इजिप्टियन क्लोवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो उत्पत्ति स्थान जो है वो एशिया माइनर में इजिप्ट या मिस्र, कौन सी जगह? इजिप्ट। मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं, इसलिए इसको इजिप्टियन क्लोवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जिसका बॉटनिकल नेम क्या है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। क्या वानस्पतिक नाम है इसका? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। ये इसका क्या है? वानस्पतिक नाम। इसका कुल का बात करें तो कुल इसका है लेग्यूमिनेसी या फैबेसी, ठीक है। नया नाम क्या है इस कुल का?
फेबेसी। और उपकुल क्या नाम है इसका? पेपियोलिनेसी। क्या नाम है? पेपिलियोनेसी। अगर बात करते हैं अपन इसकी उत्पत्ति स्थान की, जो अभी मैंने बताया है, तो वो कौन सा है? एशिया माइनर क्षेत्र। कौन सा है? एशिया माइनर। इसमें जो माना जाता है वो इजिप्ट कंट्री मानी जाती है। कौन सी? इजिप्ट। और इजिप्ट किसको बोलते हैं? मिस्र को। किसको बोलते हैं? मिस्र को, जिसकी राजधानी है कायरा। ठीक है। आगे बात करें गुणसूत्रों की, तो जो बरसीम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 16। 2n बराबर कितने होते हैं? 16। 2n बराबर 16। मुख्यतः चारे वाली की फसल है, इसलिए इसको चारे फसल का राजा भी कहा जाता है। अगर महत्व की बात करें तो इसको चारे वाली फसल है, और मुख्य चारे वाली फसल होने के कारण चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है। फसलों का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। ठीक है। जिसकी पोषक वैल्यू की बात करें, पोषक मान की बात करें, तो इसके हरे चारे में 21% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। कितने? 20 या 20% तो इसके हरे चारे में होती है, और जो शुष्क चारा होता है उसमें 20 से 21% प्रोटीन होती है। तो जो दोनों चारे होते हैं इसके कौन कौन से, उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? प्रोटीन किसमें? हरा चारा, इसमें 20% पाई जाती है। और जो शुष्क चारा होता है, या सूखा चारा अपन कह सकते हैं, शुष्क चारा, उसमें होती है लगभग 20 से 21% क्या पाई जाती है? प्रोटीन की मात्रा, जिसको क्रूड प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। हरे चारे में जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? कच्ची प्रोटीन होती है। हरे चारे में कौन सी प्रोटीन होती है? कच्ची प्रोटीन। ठीक है। बरसीम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उपयोग की बात करें तो इसका प्रमुख रूप से उपयोग हरे चारे के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ में इसको अपन हरी खाद के रूप में भी उगा सकते हैं। ठीक है। तो बरसीम का उपयोग किस में किया जाता है? बरसीम का उपयोग चारे व हरी खाद के रूप में किया जाता है। बरसीम का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? चारे व हरी खाद के रूप में किया जाता है, जिसके सूखे चारे के द्वारा या जब कटाई के बाद इसकी अच्छे प्रकार से शुष्क प्रकार की है भी बनाई जाती है। तो हे बनाने के लिए भी उपयुक्त होता है। ठीक है। किसके लिए? हे बनाने हेतु भी उपयुक्त होता है। हे बनाने के लिए उपयुक्त है। दिखाई तो दे रहा है। साइलेज की होती है मक्का। ठीक है। बरसीम अच्छी मानी जाती है। चारों दोनों की साइलेज भी बन जाती है, ये भी बन जाती है, लेकिन इसकी जो है अच्छी मानी जाती है, अच्छी क्वालिटी की ये मानी जाती है। ठीक है। साइलेज भी अपन बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। क्या हुआ? आवाज़ नहीं आ रही क्या? यूट्यूब पे आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बात करते हैं इसकी जलवायु की। तो बरसीम कौन सी जलवायु का पौधा है? रवि ऋतु का। कौन सी? ये ज़रूर इम्पोर्टेंट रखना है यार, क्योंकि आप जो 12th लेवल से पढ़ के जाते हो तो आपको ऋतुएं याद नहीं रहती, क्योंकि कल्टीवेशन प्रैक्टिसेज या आगे कई सारे कोर्सेज अब जो बीएससी वाला पढ़ता है, आप लोग उन सब्जेक्टों को नहीं पढ़ पाते हो।
तो आपको एक तो ऋतु जो आप कौन सी सीज़न में उगाई जाती है उसका ध्यान भूल जाते हो। तो यह रबी सीजन की शुष्क व ठंडी जलवायु वाला पौधा है जिसकी खेती के लिए औसत 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो रबी सीजन का कौन सा पौधा है, कौन सा पौधा है रबी सीजन का? C3, ठीक है। C4 में बहुत कम आते हैं अपने, जैसे गन्ना, ज्वार, जो चौड़ी पत्ती जिनकी देखो कैसे पहचानते हैं, आपको अगर याद नहीं हो तो कैसे पहचानोगे? C3 C4 कैसे पहचानोगे उसका? देखो पत्तियों को ध्यान रखना है आपको, जिनकी पत्तियां छोटी होंगी, सक्रिय होंगी, C3 में आएगा, ठीक है। इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं या ऐसे पत्तियां पाई जाती हैं C3 में आती हैं। अगर आपको पता है कि पत्तियां बड़ी हैं, ठीक है, चौड़ी भी हैं, वो किस में आएंगी? C4 में। अगर पत्तियां आपको पता है मांसल प्रकार की हैं, ठीक है, कांटेदार हैं, जैसे कैक्टस प्लांट है, एलोवेरा है, ऐसी पत्तियां हैं, प्याज है, लहसुन है, मोटी होती हैं, सकुलेंट प्लांट की होती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं? केम प्लांट, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो पत्तियों से भी आप पहचान सकते हो कौन सा पौधा क्या है, ठीक है। ये थोड़ा जनरल आइडेंटिफिकेशन कुछ मेरा अनुभव है उसके आधार पे आपको बताया, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी जलवायु की। तो बरसीम रबी ऋतु का C3 व स्वपरागित एवं कौन सा प्लांट होता है रबी का? हैं? लॉन्ग डे प्लांट होता है, लॉन्ग डे फसल है, याद रखा करो यार। उगा सकते हैं गर्मियों में, ठीक है, डे न्यूट्रल नहीं कह सकते लेकिन इसको, क्योंकि जब बीज उत्पादन किया जाता है तो उसके पुष्पन के समय जो निश्चित प्रकाश है उसकी अवधि की आवश्यकता होती है, ठीक है। अपन चारे के लिए उगा सकते हैं, वो पुष्पन की अवधि जो होती है वो बीज उत्पादन के लिए अपन अपनाते हैं, और जबकि अपन पुष्पन से पहले तो अपन चारे के लिए इनकी हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा चारे वालों में ध्यान रखना, कभी आ जाए ऐसे कॉन्सेप्ट तो वो गलत भी हो सकता है। तो इसकी जो जलवायु है इसके लिए शुष्क व ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी? शुष्क व ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसका औसत तापमान कितना होता है? औसत तापमान 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। इसकी खेती के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। आगे बात करते हैं इसकी मृदा की। तो वैसे तो बरसीम की खेती जो है क्षारीय मृदाओं में सफलतापूर्वक की जाती है। कैसी मृदाओं में? क्षारीय मृदाओं में, ठीक है। इसके लिए जो मृदाएं उपयुक्त मानी जाती हैं वो क्षारीय हैं, ठीक है। बरसीम हो गया, रिजका हो गया, इनके लिए क्षारीय मृदाएं अच्छी मानी जाती हैं। उदासीन से लेके क्षारीय मृदाएं, इनको क्या है अम्लीय मृदाओं में कम उगाया जाता है, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के हैं। इसलिए कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी फसल उगाने से क्षारीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। तो सबसे पहले डेचा आ गया, डेचा नहीं है तो ल्यूशन भी उगा दो, बरसीम भी उगा दो, ठीक है। तो डेचा अच्छा माना जाता है। उसके बाद ये, तो इनके लिए उदासीन और क्षारीय मृदाएं उपयुक्त मानी जाती हैं, जिनका पीएच कितना होता है? 6 से लेके 8.5 होता है। ऐसी मृदाएं उपयुक्त मानी जाती हैं, लेकिन अम्लीय मृदाओं में इसकी खेती सफलतापूर्वक नहीं की जाती है, ठीक है। तो लिख सकते हो आप, बरसीम की खेती के लिए बरसीम की
खेती के लिए उदासीन व क्षारीय मृदा हैं जिनका पीएच मान कितना होना चाहिए, 6 से 8.5 होता है, उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। अम्लीय मृदा इसकी खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। अम्लीय मृदा इसकी खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। ठीक है। तो मृदाओं की बात करें तो कैसी मृदा होनी चाहिए, क्षारीय मृदा। अगर क्षारीय मृदा होगी तो अच्छी मानी जाएगी, और अम्लीय मृदा होगी तो अनुपयुक्त मानी जाएगी। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखें। अब बात करते हैं अपन सिंचाई की। आगे नेक्स्ट, तो वही चारे वाली फसलों में क्या कंडीशन लागू होती है सिंचाई के लिए। एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, बरसीम में और रिजके में जो सिंचाई करते हैं, रबी सीजन की फसल है, तो इसके अंकुरण के समय 7 से 10 दिन के अंतराल में 2 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। प्रारंभ में जब अंकुरण होता है बरसीम में, सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। प्रारंभ में दोनों में समान होता है, सिंचाई जो होती है बरसीम में और रिजका में दोनों में समान की जाती है। तो प्रारंभ में अंकुरण के समय कब से, 7 से 10 दिन के अंतराल पर, 7 से 10 दिनों के अंतराल पर दो सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। कितनी? 2 सिंचाई करनी चाहिए। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, जब रिजका या बरसीम उगाया जाता है। बाकी जो बाद वाली सिंचाई की जाती हैं, तो बाद वाली सिंचाई 15 से 20 दिनों के अंतराल पर करते हैं। कब करते हैं? बाद वाली सिंचाई 15 से 20 दिनों के अंतराल पर करते हैं, और प्रत्येक कटाई के बाद भी बरसीम में सिंचाई की जाती है। ठीक है, प्रत्येक कटाई के बाद भी बरसीम में सिंचाई या रिजके में सिंचाई की जाती है। तो बाद में सिंचाई कब करते हैं? बाद में सिंचाई 15 से 20 दिनों के अंतराल में करनी चाहिए। अंतराल में करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन सिंचाई जो है कब करते हैं? प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई करना आवश्यक होता है। प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई करना आवश्यक होता है। समान होती हैं, जो सिंचाई की मात्रा होती है रिजका और बरसीम में लगभग समान होती है। अगर इसको बीज उत्पादन के लिए या गर्मियों की फसल में हम उगाते हैं तो फिर सिंचाई का अंतर कम हो जाता है। तो गर्मी वाली फसल में जो मार्च अप्रैल मई का महीना होता है, उस समय 10 से 15 दिनों के अंतराल पर जो बाद वाली सिंचाइयाँ हैं वो करनी चाहिए। ठीक है,
तो मार्च अप्रैल के महीने में कब करते हैं? मार्च व अप्रैल में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंचाई का कॉन्सेप्ट जो है वो आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बरसीम की सिंचाई। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें उर्वरकों की। खाद एवं उर्वरक कौन सी फसल है? याद रखना, लेग्यूम क्रॉप है। कौन सी है? लेग्यूम क्रॉप है। उर्वरक, लेग्यूम क्रॉप में नाइट्रोजन कम क्यों देते हैं? नाइट्रोजन इसके लिए 20 से 30 किलोग्राम क्या करती है? हैं? इनकी जड़ों में जो पूरा बताया करो, राइजोबियम के नोडुल्स पाए जाते हैं, वो स्वतंत्र नाइट्रोजन जो वायुमंडल में पाई जाती है उसको उपलब्ध नाइट्रोजन में बदल देती है, जो कि पौधों के लिए उपलब्ध हो जाती है। अब वो कब होती है? जब हम फास्फोरस की अधिक मात्रा देते हैं, जड़ें अधिक मात्रा में निकलती हैं, गांठें भी अधिक मात्रा में बनेंगी, तो नाइट्रोजन भी ये क्या करेंगे? स्थिरीकरण अधिक मात्रा में करेंगे। तो नाइट्रोजन की मात्रा जो है दलहन फसल होती हैं या लेग्यूम क्रॉप है, राजमा को छोड़कर, वो कितनी दी जाती है? 20 से 30 किलोग्राम। फॉस्फोरस की अगर अपन बात करें तो फॉस्फोरस इनमें 50 से 60 किलोग्राम की दर से दी जाती है। कितनी दी जाती है? 50 से 60 किलोग्राम दी जाती है। और जो पोटेशियम है वो पोटेशियम कितना दिया जाता है? 20 से 30 किलोग्राम पोटेशियम नाइट्रोजन बराबर दिया जाता है, 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। याद रखना ये चीज़, थोड़ा दलहनी फसलों में लगभग आपको याद हो जाएगा। उसके बाद दूसरी जो चीज़ें हैं, राजमा को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पिछले बार पूछा था। ठीक है, हो गया तीनों चीज़ें क्लियर। आगे अपन बात करते हैं अब इसकी बीज की मात्रा या बीज दर की। बीज की मात्रा या बीज दर, तो इसकी बीज दर कितनी होती है? 25 से 30 किलोग्राम। कितनी रखते हैं? 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जाता है। अगर इसकी फसल को देरी से बोया या जल्दी बोया जाता है, जल्दी मतलब जो बुवाई का समय है, कौन सा बुवाई का समय? जिस सीजन की ये प्रमुख फसल है, तो इसकी जो बुवाई के समय या तो जल्दी उगाएं या देर उगाएं, तो इसकी जो बीज दर है वो थोड़ी अधिक लेते हैं या बढ़ा दी जाती है। और जल्दी एवं देरी बुवाई हेतु 35 किलोग्राम बीज की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो सामान्य बीज दर कितनी होती है इसकी? 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। एवं जल्दी व देर से बुवाई हेतु, मतलब इसमें क्या हो गया? अगेती या पचेती ऐसे भी कह सकते हो। जल्दी व देरी से बुवाई हेतु कितनी बीज की मात्रा लेते हैं? 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा उपयोग में ली जाती है, जिनसे पंक्ति एवं पंक्ति की दूरी और पौधे एवं पौधे की दूरी वो है 20 इंटू 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। कितनी रखते हैं? 20 इंटू 5 सेंटीमीटर। चारे वाली में तीनों में सेम आएगा। अपनी 3 चारे वाली फसल हैं और एक बढ़िया बात है कि ये तीनों की तीनों रबी की हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। इनकी जो गहराई होती है, बीज को बोने की गहराई, वो ही 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। दोनों में समान होती है, ओट में और किसमें? बरसीम में। लेकिन रिचका में थोड़ा अपन कम गहराई रखते हैं, 1 से 2 सेंटीमीटर। बहुत उतली ज़मीन के सरफेस पर ही उसको बोया जाता है। तो इसकी जो होती है वो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या भाई हंसी चल रही है? हैं? मज़ा आ रहा है? पानी की बोतल लाया करो यार।
ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके बुवाई का समय। तो बुवाई का जो उपयुक्त समय माना जाता है, अब मैंने आपको देरी और पचेती दोनों बताई हैं, तो इसमें उपयुक्त समय थोड़ा कम होता है। बुवाई का उपयुक्त समय कब होता है? 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर इसका जो माना जाता है वो सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। 1 अक्टूबर से पहले बोएंगे तो जल्दी हो जाएगी, और 15 अक्टूबर के बाद बोएंगे तो वो लेट हो जाएगी। ठीक है, तो बुवाई का समय क्या है इसका? बुवाई का समय 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो बीज दर में सभी फसलों में आपको मैंने लिखाई हैं। इसकी बीज के लिए देखो, अब बीज उपचार आपको मैंने FIR क्रम बताया है, लेकिन बीज उपचार के लिए इसमें जो राइजोबियम की कौन सी प्रजाति, ट्राइफोली प्रजाति, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बीज उपचार हेतु राइजोबियम की ट्राइफोली प्रजाति काम में ली जाती है। प्रजाति बीज उपचार हेतु काम में तो लेते हैं, लेकिन किसके लिए? बीज उपचार हेतु, बीज उपचार हेतु उपयोग की जाती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्टार वाला क्वेश्चन है। उपयोग की जाती है। तो ये तो हो गया इसका बीज दर या बीज की मात्रा। ठीक है, अब अपन कुछ इसकी बातें करते हैं आगे किस्मों के बारे में। किसके बारे में? किस्मों के बारे में। तो इसकी जो प्रमुख किस्में हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक तो द्विगुणित होती हैं और एक चतुर्गुणित होती हैं। प्रमुख किस्में द्विगुणित में कौन? पहले लिखते हैं द्विगुणित किस्में। डिप्लॉइड, क्या बात होगी? द्विगुणित किस्में, चलिए बात करते हैं अपन द्विगुणित में। बरसीम लुधियाना 1, इसको बोलते हैं BL1। क्या नाम है इसका? बरसीम लुधियाना 1, क्या नाम है शॉर्ट में? BL1। शायद किताब में BL1 ही लिखा होगा। BL52, एक और मैं आप शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, ये लो BL52। ये किस्में PAU लुधियाना द्वारा विकसित की गई थी। कहाँ से? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है? लुधियाना। तो यहाँ लुधियाना से ये निकाली गई किस्में हैं। किसकी किस्में? बरसीम की द्विगुणित किस्में। नेक्स्ट किस्म जो है वो है IGFRI 19:1। ये किस्म जो है वहाँ से निकाली गई है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहाँ पर है? झांसी, उत्तर प्रदेश। फिर है JHB 146, इनका पता होना चाहिए, इंस्टीट्यूट तो सब याद होने चाहिए। हो गए? चलिए आगे, नेक्स्ट है मिशकाबी, खदराबी, छिंदवाड़ा। ठीक है, फाली, ये कौन सी किस्म है? बरसीम की अन्य उन्नतशील किस्म है। लिखिए मिशकाबी,
खजुरावी, छिंदवाड़ा, और फहाली। इनके एक साथ नाम याद रखोगे तो याद हो जाएंगे। JV1 और JV2 इसकी प्रमुख किस्में हैं। JV मतलब जवार बरसीम, ठीक है, 1 और 2। C99 ये /1, C99:1 ये किस्म। हाँ बोल भाई। ये सारी हाँ दे रखी होंगी 12th में। एक और है वरदान, तो ये किसकी किस्में हैं? द्विगुणित किस्में हैं। बरसीम की कौन सी किस्में हैं? द्विगुणित किस्में हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन दूसरी कौन सी किस्म है? टेट्राप्लॉइड की बात कर लें। यहाँ दूसरी किस्में है चतुर्गुणित। क्वेश्चन देखो आपको कैसे इनमें से जो भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं भाई ये वाली किस्म किसकी है, ठीक है, या फिर बरसीम की आपको पूछ लें द्विगुणित किस्म निम्न में से कौन सी द्विगुणित किस्म है या कौन सी द्विगुणित किस्म नहीं है। तो जो पूसा जाइंट, पूसा विशाल, ठीक है, कौन कौन सी है? पूसा जाइंट, ये ज़्यादा पूछी गई है, पूसा जाइंट बरसीम की किस्म, ठीक है। पूसा विशाल, BL10, BL22, ये इसकी चतुर्गुणित प्रजाति की किस्में हैं। किसकी? बरसीम की, ठीक है। दोनों में आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। याद कर लोगे आसानी से हो जाएंगी। इसकी किस्में पूछी जाती हैं, इसलिए बता रहा हूँ, जो किस्में हैं वो पूछी जाती हैं। आगे अपन बात करते हैं। अब नेक्स्ट अगले पेज में चलते हैं और खरपतवार के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, खरपतवार एक वर्षीय भी है, द्विवर्षीय भी है, ठीक है, दोनों पौधा है ये। कासनी जो है, और जो पूछा गया था पिछले बार सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा खरपतवार एक बहुवर्षीय है, तो ये एक वर्षीय भी है और बहुवर्षीय भी है, ठीक है, दोनों है। जिसका नाम दिया था कासनी, कासनी तो नहीं दिया था, इसका वानस्पतिक नाम दिया था। तो इसका जो प्रमुख खरपतवार है वो कौन सा है? कासनी, जिसका नाम है चिकोरियम एंटाइवस। अब देखो बॉटनिकल नेम दे नहीं दे, पूछे ना पूछे, लेकिन अगर ऑप्शन में कासनी नहीं दिया पिछले बार, वो उसकी जगह क्या दे दिया? चिकोरियम एंटाइवस, वैज्ञानिक नाम दे दिया। अब आपको वैज्ञानिक नाम नहीं पता तो आप क्वेश्चन याद होते हुए भी नहीं कर पाओगे। चिकोरियम एंटाइवस, इसलिए कहता हूँ जो याद करने लायक हैं वो क्वेश्चन जैसे खरपतवारों के तो कर ही लेना भाई, ठीक है। कांसनी के अलावा अन्य जैसे ऑरोबैंक, सॉरी ऑरोबैंक की नहीं, अमरवेल, कस्कूटा, ये भी लग जाता है, दूब घास भी लग जाता है, जंगली जई भी लग जाती है, बथुआ भी लग जाता है, हिरणखुरी भी लग जाती है। अन्य रबी सीजन की जो है खरपतवार लगते हैं। अन्य खरपतवार कौन से हैं? अमरवेल, कस्कूटा, जंगली जई, बथुआ व हिरणखुरी, ये खरपतवार भी इसमें लगते हैं, ठीक है। इनके नियंत्रण के लिए क्या उपयोग किया जाता है? देखो जंगली जई, बथुआ, हिरणखुरी के लिए अपन 2,4-D उपयोग कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन एक और आता है जो कि सबके खरपतवारों को नष्ट करता है, वो है डाइनोसोल एसीटेट। कौन सा है? जो कि कासनी को भी प्रमुख रूप से नष्ट करता है। तो इसके नियंत्रण के लिए डाइनोसोल एसीटेट हैं। हाँ, अमरवेल के लिए पैराक्वाट। अमरवेल को तो कंट्रोल पैराक्वाट या किसी कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। किसके द्वारा? कॉन्ट्रैक्ट हर्बिसाइड, पैराक्वाट है, डाइपैट है, ग्लाइफोसेट है। तो इसके लिए पैराक्वाट करते हैं। पैराक्वाट कब करते हैं? कटाई के बाद उपयोग करते हैं। कब करते हैं? कटाई के बाद। और कैसे करते हैं भैया? पौधे को छोड़ देना चाहिए, जाकि पौधे पर प्रभाव ज़्यादा ना पड़े। केवल किस पे किया जाता है? अमरवेल के पौधे पे। ठीक है, जैसे अमरवेल। और डाइनोसेट की 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा का छिड़काव किया जाता है। कब किया जाता है? अंकुरण के बाद। डाइनोसेट की 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा का अंकुरण के बाद क्या बोलते हैं इसको? पोस्ट इमरजेंस। छिड़काव किया जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये जो खरपतवार नियंत्रण है, इसमें अपनाया जाता है। आगे अपन इसकी बात करते हैं प्रमुख रोगों की। तो इसमें ज़्यादा रोगों का प्रकोप तो होता नहीं है। एक रोग लगता है तना सड़न। कौन सा? तना सड़न। किससे होता है? कवक के द्वारा। स्क्लेरोसियम स्पीसीज। क्या है? स्क्लेरोसिनिया, स्क्लेरोसियम बोल सकते हैं। तो पहले जो रोग लगता है वो कौन सा है? तना सड़न, स्क्लेरोसिनिया। स्क्लेरो या स्क्लेरोसियम आप कह सकते हो। प्रमुख रूप से तने को प्रभावित कर देता है और सड़ा देता है। जिसके नियंत्रण के लिए क्या उपयोग करते हैं? भाई कार्बन डाइजिज्म या मैनकोजेब ले सकते हो। तो कार्बन डाइजिज्म की 0.2% मात्रा का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? तना सड़न रोग के लिए 0.2% मात्रा का छिड़काव किया जाता है। आगे अब इसमें जो प्रमुख रोग है वो केवल तना सड़न ही है। बाकी गेरुई रोग लगता है जो इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। मृदु रोमिलासिता डाउन मिल्ड्यू कहते हैं, वो भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। जो कि आपको पता ही है, गेरुई में अपन प्लांटावैक्स उपयोग कर लेते हैं और डाउनी मिल्ड्यू में अपन मेटालैक्सिल या रेडोमिल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही है। लक्षण भी मैंने बता रखे हैं, ये कि रोग कॉमन हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो स्पेशल रोग जो आपको बता दिए। कीट के बारे में बात करें तो सेमी लूपर लगता है, मैंने अभी बताया था। कीट कौन सा है? सेमी लूपर। कई प्रकार के सेमी लूपर हैं। कई प्रकार के होते हैं सेमी लूपर। 3-4 प्रकार के हैं। जो सोयाबीन में 3-4 प्रकार के लगते हैं। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है डाइक्राइसिया ओरिचेल्सिया। इसका क्या नाम है? डाइक्राइसिया ओरिचेल्सिया। डाइक्राइसिया ओरिचेल्सिया। क्या उपयोग करेंगे? इसके नियंत्रण के लिए देखो, कोई सा भी
मिथाइल पैराथियान उपयोग कर सकते हो, स्टमक पॉइजन जो होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या उपयोग करेंगे, मिथाइल पैराथियान की डस्ट फॉर्म भी कर सकते हैं अपन, या लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हो तो 1 से 2 ml मात्रा उपयोग कर सकते हैं प्रति लीटर पानी में छिड़काव। ठीक है। फिर लगता है एफिड नंबर 2 पर। नंबर 2 पर लगता है एपिड, जो माऊ होता है, ठीक है। एपिड का नाम है एपिस क्रेसीवोरा। क्या नाम है, एपिस क्रेसीवोरा। क्या नाम है, एपिस क्रेसीवोरा। ये भी रस चूसने वाला है, ठीक है। पत्ती तने से रस चूस के ख़त्म कर देता है पौधे का। एक और लगता है थ्रिप्स, ठीक है। इसका नाम क्या है थ्रिप्स का, पहले भी बता चुका हूँ मैं, आप लोग भूल जाते हो हैं। सेटोथ्रिप्स डोर्सैलिस। कोई बात नहीं, नहीं होए तो ये मेजर कीटों के ज़रूर याद कर लेना। सेटोथ्रिप्स डोर्सैलिस। इन दोनों के नियंत्रण के लिए क्या उपयोग करेंगे, मेलाथियान कर सकते हो, मेटासिस्टॉक्स भी कर सकते हो। तो मेलाथियान की 5% डस्ट फॉर्म, मेलाथियान 5% डस्ट का 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपके प्रमुख कीट। जो प्रमुख फसल हैं उनके तो याद कर ही लेना हैं, प्रमुख फसलों की याद कर लोगे तो ठीक रहेगा। अब अपन करते हैं कटाई। कटाई पूछी जाती है। लेंगे अब तो, वैसे भी सिलेबस होने वाला है। कटाई, ठीक है। कटाई कब करते हैं, मृदा की 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर से कटाई करते हैं। कितनी करते हैं, मृदा सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कटाई करते हैं, ठीक है। कटाई की जाती है। और कितनी कटाई करते हैं, 3 कटाई भी अपन कर सकते हैं। तो प्रथम कटाई कब की जाती है, तो बात करते हैं अपन प्रथम कटाई की। प्रथम कटाई इसमें की जाती है बुवाई के 50 से 60 दिन बाद। प्रथम कटाई कब करते हैं, बुवाई के 50 से 60 दिन बाद, 50 से 60 डे आफ्टर सोइंग, ठीक है। याद रह जाए। द्वितीय या दूसरी कटाई 25 से 30 दिन, मतलब प्रथम कटाई के 25 से 30 दिन बाद। प्रथम कटाई के 25 से 30 दिन बाद, 30 दिनों बाद, ठीक है। अगली कटाई जो तीसरी कटाई करते हैं, ठीक है, दूसरी कटाई के 25 से 30 दिन बाद, वही रिपीट करते हैं। दिनों बाद। तो ये 3 कटाई के बाद अपन अगर बीज उत्पादन लेना चाहें तो बीज उत्पादन भी ले सकते हैं, जिसमें अगर अपन उपज की बात करें तो उपज क्या प्राप्त होती है, 800 से 1000 कुंटल हरा चारा प्राप्त होता है। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 800 से 1000 कुंटल हरा चारा प्राप्त होता है। तो हरे चारे के लिए उगाई जाती है वही मुख्यतः है जिसकी उपज कितनी होती है, 800 से 1000 कुंटल प्रति
हेक्टेयर। अगर हमें इससे दाना भी प्राप्त करना है तीसरी कटाई के बाद, तो 6 से 7 कुंटल दाना भी प्राप्त किया जा सकता है। कितना दाना प्राप्त कर सकते हैं? दाना 6 से 7 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त किया जाता है। ये हो गया आपका बर्सी। कोई तकलीफ? वापस बुवाई के लिए, आगे बीज उत्पादन के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए भी काम मिलेगा। ठीक है, हाँ ये हो गया। अलग अलग होते हैं सरसों में, अलग अलग प्रजातियां बताई हैं उसकी। जैसे जुनसिया है तो उसमें 36 हैं, ठीक है। पहाड़ी सरसों रुगोसा है तो उसमें 36 हैं, पहाड़ी सरसों रुगोसा में 36 हैं, ठीक है। इथोपियन सरसों जो बताई है, इथोपियन राई, उसमें 34 होते हैं, बाकी सब में 20 होते हैं, ठीक है। वो अलग अलग होते हैं, लिखा जाता है यार, भूल गए। अगर डायरेक्ट पूछें तो अपने भारतीय सरसों का पूछा जाता है 36। अगर सरसों में गुणसूत्र पूछता है तो वो स्पेशल लिख देगा भाई कौन सी सरसों में पूछ रहा हूँ, ठीक है। आगे नेक्स्ट वाली फसल अपन लेते हैं रिजका। रिजका इसको बोलते हैं ल्यूशन। क्या बोलते हैं? ल्यूशन। ल्यूशन के अलावा भी इसको एल्पा एल्पा नाम से जानते हैं। क्या नाम है? एल्पा एल्फा। और जो एल्फा एल्पा शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा से लिया गया शब्द है, ठीक है। तो इसका जो वानस्पतिक नाम की अगर अपन बात करें वो क्या है? मेडिकागो है, मेडिकागो है, कागो है, सेटाइवा। कुल की बात करें तो भाई बैन वाई है ये भी बरसीम रिजका। कौन सा है? लेग्यूमिनेसी। बहन भाई तो नहीं कह सकते, ठीक है। वो राजा है तो ये रानी है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसमें उत्पत्ति की बात करें तो दक्षिण पश्चिम एशिया इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिण पश्चिमी एरिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। एशिया में अरब कंट्री, गल्फ कंट्रियों में ज़्यादा उगाई जाती थी, ठीक है। गुणसूत्रों की बात करें तो इसमें भी कितने गुणसूत्र होते हैं? 16। कई प्रजातियों में 32 भी होते हैं और कई में 64 भी होते हैं। 16, 32, लेकिन मुख्यतः जो होते हैं 16 होता है, ठीक है। जो रिजका है, देखो इसमें एक चीज़ याद रख लेना, रिजके का जो एल्पा एल्पा नाम है, रिजका का एल्पा एल्पा नाम अरबी भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया था? अरबी भाषा से लिया गया है। इसे चारे फसलों की रानी भी कहा जाता है, चारे वाली फसलों की रानी। रानी कहा जाता है। क्या कह रहे हो? जो परागण होता है इसमें पर परागण होता है। कौन सा परागण होता है? पर परागण, जो कि मधुमक्खियों द्वारा होता है। परागण किसके द्वारा होता है? पर परागण होता है जो कि मधुमक्खियों द्वारा होता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें लिख लेना। जो पर परागण होता है मधुमक्खियों द्वारा होता है। देख लेना, कभी बरसीम की फसल पे आपको मिल जाएंगी, रिजका की फसल पे, ठीक है। तो ये जो रिजका है, इसको एक वर्षीय पौधा भी कहते हैं और ये बहुवर्षीय पौधा भी है। एक बार उगाने पर 4 से 6 साल तक चलती है इसकी फसल, ठीक है। हाँ
4 से 6 साल तक भी चल सकती है। ठीक है, हैं? कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। तो ये कौन सी फसल है? एक वर्षीय एवं रिजगा, एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय फसल है। बहुवर्षीय फसल है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका यार, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुवर्षीय फसल है। महत्व की बात करें अपन, तो महत्व जैसे कि अपना बरसीम का है, इसी का भी महत्व वही है। इसके चारे में क्रूड प्रोटीन, हरे चारे में 20 से 25% तक पाई जाती है। सूखे चारे में प्रोटीन कम होती है, जो कि 15 से 20% होती है। तो महत्व की अपन यहाँ पे बात करते हैं। प्रोटीन, ठीक है, किसमें? 20 से 25% हरे चारे में। ठीक है, और सूखे चारे में। और ज़्यादातर अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, अगर बर्स जैसे पूछ लिया रजके में प्रोटीन कितनी होती है, तो आप याद रखना प्रोटीन आपको हरे चारे वाली ही बतानी है, डायरेक्ट पूछे तो। क्योंकि मेन प्रोटीन जो होती है वो कौन सी है? हरा चारा, क्योंकि हरा चारा ही इसका उपयोग किया जाता है। तो हरे चारे वाली प्रोटीन याद रखनी है। तो इसमें ये कितनी होती है? 15 से 20% पाई जाती है, जो कि क्रूड प्रोटीन होती है। रिजके का जो चारा है मुख्यतः पशुओं को खिलाते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा ना खिलाना चाहिए। अगर ज़्यादा खिलाएंगे तो क्या हो जाता है? अफरा आ जाता है, ब्लॉट। पशुओं में क्या हो जाता है? ब्लॉट, अफरा आ जाता है। तो रिजके की ज़्यादा चारा पशुओं को खिलाने पर पशुओं को अधिक मात्रा में रिजका खिलाने पर एसिडिक होता है, क्योंकि ये क्या होता है? एसिडिक होता है, जिससे गैसेज बनाता है। ठीक है, खिलाने पर अफरा आ जाता है। अफरा को बोलते हैं इंग्लिश में ब्लॉट। किससे निकाला जाता है? ट्रकर कैनुला। ठीक है, तो अफरा किसके द्वारा आता है? और जो देखो, बहुवर्षीय फसल होने के कारण इसकी जो जड़ें हैं ना, वो गहराई तक जाती हैं और गहराई से जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण कर सकती हैं। तो जड़ें कहाँ तक जाती हैं? इसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं। जिससे अधिक मात्रा में जल व पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं। ये तो हो गया इसका महत्व। अब बात करते हैं जलवायु की। नेक्स्ट ले लें, ये लो जलवायु। तो वही वापस जलवायु रबी सीजन की फसल है, सी3 प्लांट है, लेकिन परपरागित है और लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, इसको पूरे वर्ष भर उगाया जा सकता है, लेकिन बरसीम को अपन नहीं उगाते। लेकिन रिजका ऐसी फसल है, इसको पूरे वर्ष भर भी उगाया जा सकता है। इसका वर्ष भर चारा उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुवर्षीय है। कौन सी है? बहुवर्षीय है। ठीक है, कि अभी कहाँ हुआ? टाइम लगेगा अभी, टाइम बस थोड़ी सी और है, अपनी हो जाएगी।
ठीक है, तो लिखिए इसमें ऋज का मुख्यतः रबी ऋतु की फसल है, जिसे हरे चारे हेतु वर्ष भर उगाया जा सकता है। ठीक है, इस पर तापमान की विभिन्न अवस्थाओं का या तापमान की विभिन्न अवस्थाओं के प्रति भी ये सहनशील होती है। कम तापक्रम और अधिक तापक्रम दोनों में ये सर्वाइव कर सकती है। लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी सर्वाइव कर जाती है और 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, तो इसके तापमान की जो विभिन्न अवस्थाएं आती हैं, क्योंकि बहुवर्षीय फसल है, आसानी से उगा सकते हैं। ठीक है, तो जो विभिन्न अवस्थाएं हैं तापमान की, उनको सहन करने की शक्ति भी पाई जाती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन इसमें तापमान की विभिन्न अवस्थाओं को लेकिन बीज उत्पादन नहीं कर सकते ना, वही बात है। हाँ, सहन बीज उत्पादन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही वापस रबी में ही उगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सहन करने की क्षमता पाई जाती है। जिसकी विकास एवं वृद्धि के लिए औसत तापमान विकास व वृद्धि के लिए 6.5 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयोगी रहता है। मतलब कम तापक्रम पर भी सर्वाइव कर सकती है और अधिक तापक्रम पर भी सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, आगे बात करें तो मृदा की, वही लगभग समान मृदाएं, किसमें, बरसीम के समान। दोमट मृदा इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन इसको बलुई, दोमट एवं बारी मटियार मृदाओं में भी आसानी से उगाया जा सकता है, या हल्की क्षारीय मृदाओं में भी इसको उगाया जा सकता है, लेकिन अम्लीय मृदाओं में नहीं उगाते हैं। ठीक है, जिनका pH 6.5 से 8 होता है, या 8.5 तक भी उगा सकते हैं, ऐसी मृदाओं में इसकी खेती की जाती है। तो इसकी खेती के लिए दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। दोमट मृदा सर्वोत्तम होती है, लेकिन हल्की बलुई दोमट व मटियार दोमट व हल्की क्षारीय मृदा जिनका pH मान 6.5 से 8 होता है, उपयुक्त रहती है। ठीक है, तो ये इसमें मृदा है। अम्लीय मृदाओं में इसको भी नहीं उगाया जाता। ठीक है, जो सिंचाई और उर्वरक, बरसीम के समान ही इसमें उपयोग की जाते हैं।
वही 7 से अंकुरण के समय 7 से 10 दिन का अंतराल पर 2 सिंचाई, बाद वाली सिंचाई कब करते हैं? 15 से 20 दिनों के अंतराल पर, और गर्मियों में अगर इसको उगाएं तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते हैं। ठीक है, वही सिंचाई जो बरसीम में लिखाई है। तो सिंचाई और जो खाद मैंने लिखाए हैं वो किसके समान होंगे? सिंचाई व खाद। इनको एक काम, उर्वरक, एक काम करना, मैं लिखाता हूँ ना बरसीम के समान या फलाने के समान, तो आप उसी को मत लिख लेना कॉपी में वही चीज़ें आप दोबारा लिख लिया करो। ठीक है, बरसीम में जो लिखा है मैंने उनको ही वापस लिख लेना यहाँ पर भी, सिंचाई व उर्वरक। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि जो सेम चीज़ होती है उससे अब तुम्हारा समय भी बच जाएगा। बरसीम के समान, ठीक है, इससे तुम्हारा क्या बचेगा? समय बच जाएगा। अब बीज दर की बात करते हैं अपन। देखो इसकी बुवाई जो है, दोनों की बुवाई सीड्रिल और किससे की जाती है? छिड़कवा विधि द्वारा। अगर इसकी छिड़कवा विधि द्वारा बुवाई करते हैं, बीज दर की बात करें तो 20 से 25 किलोग्राम बीज उपयोगी रहता है। ठीक है, छिड़कवा विधि द्वारा। बीस से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर उपयोग किया जाता है। अगर इसको सीड्रिल द्वारा या ड्रिलिंग मेथड से बोया जाता है, ड्रिलिंग मेथड जो होता है वो कौन सा होता है? सीड्रिल द्वारा, तो इसमें 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, R/P की अगर अपन बात करें तो वही बरसीम के बराबर। ठीक है, कितना होता है? बरसीम के बराबर। लेकिन जो बीज की गहराई है वो 1 से 2 सेंटीमीटर रखते हैं। कितनी रखते हैं? 1 से 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। बुवाई कब करते हैं इसकी? सितंबर अक्टूबर इसके लिए उपयुक्त समय माना जाता है। बाकी अपन कभी भी इसको बोया जा सकता है। तो बुवाई का जो समय है वो कौन सा होता है? सितंबर से अक्टूबर। और एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बीजों की जो बीजोपचार में जैव उर्वरक उपयोग किया जाता है वो लिया जाता है राइजोबियम की मेलिलोटी प्रजाति। कौन सी? मेलिलोटी। ठीक है, कौन सी प्रजाति? मेलिलोटी। बीज उपचार हेतु राइजोबियम की, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, राइजोबियम की लोटाई बोलते हैं, मेलिलोटाई। ठीक है, प्रजाति बीजोपचार हेतु उपयोग की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसकी प्रमुख किस्मों की। मुकेश, आज कुछ बोल नहीं रहे हो यार तुम। ऑनलाइन वाले हैं क्या? चल रहा है कि बंद हो गया उनका? अच्छा, चलो बढ़िया। प्रमुख किस्मों की बात करें अपन तो इसमें देखो सिरसा 8। कौन सी? सिरसा 8, ये 1 वर्षीय किस्म है। कौन सी है? 1 वर्षीय किस्म है। दूसरी सिरसा 9, ये बहुवर्षीय किस्म है। कौन सी? सिरसा 9। इसके बाद T9 भी है एक, क्या नाम है? T9, ये कौन सी है? ये भी बहुवर्षीय किस्म है। हरियाणा से निकाली गई है।
जो सिरसा 9 है ना, सिरसा कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ से निकाली गई हैं? फिर है आनंद 2 और 3। आनंद कहाँ पर है? गुजरात में। आनंद 2 और आनंद 3। ठीक है, एक और किस्म है इसकी आनंद की, आनंद 1। आनंद 1 जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। कौन सी? पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयोगी। NDRI सिलेक्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है? NDRI कहाँ पर है? करनाल में। सिलेक्शन 1 कंपोजिट 3। NDRI और कंपोजिट 3। तो ये इसके अलावा T8 और T15। T8 और T15 ये किस्म है जिसकी, कौन सी किस्म है? ये सब देसी किस्में हैं। कौन सी हैं? देसी किस्में। एक देसी किस्म का नाम मोटापा भी है। कौन सी? मोटापा, लिख लेना। मोटापा। ये सारी किस्में कौन सी हैं? देसी किस्में। ठीक है, कुछ विदेशी किस्में भी हैं इसकी। क्या कह रहे हो? जो कि विदेशी किस्में हैं, कनाडा से इनको आयातित किया गया था। कौन सी हैं? 2 किस्में। एक तो है रैम्बलर और एक इंडियन मूलर फार्म। दोनों की दोनों कनाडा से आयातित की गई हैं। रैम्बलर और दूसरी है इंडियन मूलर फार्म। कनाडा से आयातित। तो ये हो गई किसकी? ल्यूशर्न की प्रमुख किस्मों के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन खरपतवारों के बारे में। हाँ बिल्कुल सही बात है, खरपतवार नियंत्रण। तो इसका जो प्रमुख खरपतवार है वो कौन सा है? अमरबेल। पूर्ण तना परजीवी कौन सा होता है? पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है, बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। अमरबेल कस्कुटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके नियंत्रण के लिए क्या काम में लेते हैं? पैराक्वाट लेते हैं, या बीजों को बुवाई से पूर्व बीज उपचार किया जाता है ब्राइन सॉल्यूशन 20% की मात्रा का। ठीक है, तो पहला तो बीजों को बुवाई से पूर्व बीज उपचार करते हैं किसके द्वारा? 20% नमक का घोल। क्या बोलते हैं इसको? ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी क्या कर लेते हैं? पैराक्वाट। पैराक्वाट क्या है? कॉन्टैक्ट सातनासी। तो इसकी 0.2% मात्रा कटाई के बाद, कब लेते हैं? कटाई के बाद। पैराक्वाट 0.2% मात्रा का कटाई के बाद छिड़काव करते हैं। बाकी अन्य जो खरपतवार हैं वो बरसीम के समान आ जाएंगे। ठीक है, बरसीम के समान ही इनका नियंत्रण होगा। ये हो गया खरपतवार। अब आते हैं इनके प्रमुख रोग।
प्रमुख रोग में लगता है जीवाणु झुलसा रोग। क्या नाम है? जीवाणु झुलसा। किससे लगता है? जीवाणु द्वारा। भाई नाम तो पहले ही ले दिया। कौन सा जीवाणु है? ज़ेनथोमोनास कैम्पेस्ट्रेस। ज़ेनथोमोनास कैम्पेस्ट्रेस पीबी। क्या नाम होगा? ट्राइफोलियाई। क्या नाम है? ट्राइफोलियाई। इसके नियंत्रण के लिए क्या लेते हैं? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.01% मात्रा को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 0.3% मात्रा के साथ छिड़काव किया जाता है। मात्रा के साथ छिड़काव करते हैं। ठीक है। इसके बाद एक रोग और लगता है जिसका नाम है पत्ती धब्बा। क्या नाम है? पत्ती धब्बा। नेक्स्ट रोग कौन सा है? दूसरा पत्ती धब्बा। क्या नाम होगा इसका पत्ती धब्बा का? पत्ती धब्बा का क्या नाम होगा? सर्कोस्पोरा ही होता है। सर्कोस्पोरा मेलिलोटाई। मेलिलोटी। ठीक है। इनके नियंत्रण के लिए मैनकोजेब का छिड़काव किया जाता है। 0.2% का छिड़काव करते हैं। ये दो प्रमुख इसमें रोग लगते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रमुख कीटों में कौन सा लगता है बताओ? कीट अपने बरसीम के समान आ जाएंगे। सेमुलूपर हो गया, गोलमाइज हो गया, दीमक भी इनको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। तो जो कीट है, प्रमुख कीट जो हैं वो बरसीम के समान कर लेना। इसमें गेरुए रोग मतलब रस्ट भी लगता है और डाउन मिल्ड्यू भी लगता है। ठीक है। वो रोग भी लगते हैं लेकिन कम मात्रा में। अधिक प्रकोप इन दोनों का होता है। ये हो गया। ठीक है। अब क्या बचा? कटाई। कटाई बरसीम के समान 3 कटाई करते हैं। ठीक है। कब करते हैं पहली कटाई? बुवाई के 50 से प्रकार सिंचाई की जाती है। ठीक है। उपज की बात करें तो इसमें उपज जो है 400 से 700 कुंटल हरा चारा प्राप्त होता है। कितना? 400 से 700 कुंटल हरा चारा प्राप्त होता है। उपज का कितना प्राप्त होता है? हरा चारा 400 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है। अगर इसको अपन दाने के लिए उपयोग करते हैं, अगर दाना इसका उत्पादन करना है तो दाना इससे प्राप्त होता है 2 से 4 क्विंटल। दाना प्राप्त होता है 2 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो आपकी आज चारे वाली फसलें भी समाप्त हो चुकी हैं। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो बाद में पूछ लेना। ठीक है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।